नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई की मौत की जानकारी वहां की मीडिया ने अब दे दी है। इस मौत को लेकर कल से खबरें चल रही थी और खामेनेई की शहादत को ही लेकर इजराइल और अमेरिका परेशान था। इससे पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, इस मौत के बाद ईरान की क्या पोजीशन बनेगी, इस मौत से किसको लाभ और किसको हानि होगा। हालांकि ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान में जो अमेरिका समर्थक लोग हैं वो सड़कों पर उतर के जश्न मना रहे हैं, वहीं खामेनेई के समर्थक मातम मना रहे हैं। अभी भी उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो जिंदा हैं, लेकिन अब मीडिया ने साफ तौर पर सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है, तो अब कुछ बचा नहीं है, सब सच सामने आ गया है। मैं सीधा राकेश सर के पास पहुंचूंगा। सर, अब क्या खामेनेई की शहादत स्वीकार कर ली जाए? मेरे ख्याल से अब मान लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया है और ईरान की जो सरकारी टेलीविजन एजेंसीज हैं, सूचना के माध्यम हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि ईरान के सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए हैं। वहां मातम है 40 दिन का। इसके अलावा जो बचे हुए लीडर्स हैं, उनकी तरफ से यह ऐलान भी किया गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। तो सचमुच में आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा नेता जो क्रांति का प्रतीक था, 86 साल की उम्र तक अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने उसने घुटने नहीं टेके। उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था कि परमाणु सुविधाओं को लेकर अमेरिका जो बात कर रहा था, जो समझौते की बात चल रही थी, उससे अगर वे कबूल कर लेते तो हो सकता है यह लड़ाई टल जाती। लेकिन खमेनेई ने अपने देश की संप्रभुता को, अपने देश की सर्वोच्च सत्ता को सर्वोपरि रखा कि दूसरा देश ये तय नहीं करेगा कि हम क्या करें। उन्होंने सीज फायर के लिए घुटने नहीं टेके। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका और इजराइल इतनी बड़ी ताकत है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। जैसे विश्व गुरु के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम कैसे लड़ सकते हैं चीन से, ऐसा वहां किसी ने बयान नहीं दिया था। लेकिन आज की तारीख में खमेनेई की शहादत से न केवल पूरे खाड़ी क्षेत्र में बल्कि दुनिया के मानचित्र पर एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। वे न केवल धार्मिक नेता थे बल्कि बहुत स्वाभिमानी और दूरदर्शी नेता थे। शिव कुमार जी, अमेरिका जैसे देश के साथ लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं था। दूसरा, उन्होंने इस लड़ाई में जिस तरह की तैयारियां कर रखी थी, जिस तरह का जवाबी हमला इजराइल पर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो अमेरिका के पिट्ठू हैं उन पर जिस तरह से कल जवाबी हमला हुआ, उसने ये भी बता दिया कि सैन्य तैयारी भी खमेनेई की कुछ कम नहीं थी और अभी भी ये लड़ाई खत्म हो जाएगी ऐसा मानना थोड़ी जल्दबाजी हो। ये तय था कि अमेरिका के साथ लड़ाई होनी है तो कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, खमेनेई के बाद कौन सुप्रीम लीडर होगा, ये सारी चीजें वहां पहले से तय थी। सब तैयारी उन्होंने कर रखी होगी और जल्द ही 1-2 घंटे में हमारे सामने आ जाएगा कि अब ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है। इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, उनकी शहादत के बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है, व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया है, वो भी ये बता रहा है, उसमें ये लिखा है कि हम ईरान की जनता से अपील करते हैं कि वे इस लड़ाई को रोकने के लिए आगे आए, वगैरह वगैरह। इसका अर्थ यह है कि
अभी ईरान पर उस तरह कब्जा नहीं हो गया जैसे वेनेजुएला पर जाके कर लिया था वहां के राष्ट्रपति को उठाकर। तो लड़ाई अभी अगले कुछ दिन और चल सकती है। आज जवाबी हमले भी बढ़ सकते हैं दोनों तरफ से। तो अभी देखना बाकी है कि खमेनेई की शहादत के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। जी शिव कुमार। सर, अब इस समय एक सवाल खड़ा यह है कि ईरान की संप्रभुता को खत्म करना ही अमेरिका और इजराइल की एक नियति थी। वहां क्या जैविक हथियार बन रहे थे, क्या परमाणु हथियार बन रहे थे, इस बात को लेकर लड़ाई थी, या फिर इस पूरे होमुर्ज मैन मुद्दा है, या फिर तेल? आखिर अमेरिका इतना दबाव बना क्यों रहा है, और इजराइल से ईरान का क्या लेना देना है? देखिए, सीधी लड़ाई इनमें से किसी की नहीं थी इजराइल से, ना अमेरिका की, क्षमा कीजिए, ईरान से। अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं थी। सीधा क्या संघर्ष था? न कोई सीमा विवाद था, न किसी और तरह का झगड़ा था। जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट का सवाल है, जल डमरू मध्य का सवाल है, वो तो कल तक खुला हुआ था। लाखों बैरल तेल वहां से चल ही रहा था, निकल के जा ही रहा था। ईरान ने उसे बंद नहीं किया था। कल रात उसे बंद करने का ऐलान किया गया, और निश्चित तौर पर अगर हॉर्मुज बंद कर दिया जाता तो अरब सागर से ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो जाता। दुनिया भर में तेल के लिए त्राही त्राही मच जाती। जहां तक सवाल इजराइल का है, इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से है, हमास से है। उनका लक्ष्य पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करना, फिलिस्तीनियों को खदेड़ना। उसके लिए लगातार 3 साल से लड़ ही रहे हैं। 72,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो बिना किसी सीधे कारण के उस पर हमला ये बताता है कि इजराइल को और प्रकारांतर से उसके बॉस को, अमेरिका को, ईरान की संप्रभुता से, उसके अपने अधिकार के लिए लड़ते रहने, खड़े रहने से दिक्कत थी। जैसा कि आपने कहा कि क्या वहां परमाणु हथियार बन रहे थे, इसको लेकर भी कई बार यह बताया जा चुका था कि उसकी जो परमाणु तैयारियां हैं वो शांतिपूर्ण कामों के लिए हैं, वो परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं है। लेकिन जैसा इराक के साथ हुआ था सद्दाम हुसैन के समय, क्या किया था अमेरिका ने? यही तो आरोप लगा रहे थे कि सद्दाम हुसैन परमाणु हथियार बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, जैविक हथियार बना रहे हैं। उनकी प्रयोगशालाओं में इसकी तैयारी चल रही है। जबकि सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि वहां ऐसी कोई तैयारी चल रही थी। ईरान के मामले में भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके पास भी परमाणु हथियार नहीं रहे होंगे, वरना अब इस लड़ाई में जब उनका सुप्रीम लीडर मारा गया है, हो सकता है वे इसका उपयोग कर देते, इजराइल पर पटक देते। वहां कोई इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है नहीं कि परमाणु बम फोड़ने से पहले पूरी जनता और सरकार की अनुमति की जरूरत है। वहां तो सुप्रीम लीडर अगर चाहता, उन पे परमाणु हथियार होता, तो इजराइल पर पटक देता। ये लड़ाई अमेरिका पर इसलिए भी भारी पड़ रही थी कि उसके फौजी अड्डे हैं पूरे खाड़ी क्षेत्र में। जितने अरब देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, कुवैत, सब जगह उनके अड्डों पर ईरान ने बम बरसा दिए थे। और अमेरिका एक ही बात से डरता है, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति रहा हो, उससे सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने अमेरिकी फौजियों के ताबूत में लौटने की। जब जब अमेरिका के फौजी ताबूत में लौटे हैं, अमेरिका की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई और अंततः अमेरिकी फौजों को लौटना पड़ा है। वियतनाम युद्ध है, अफगानिस्तान है, यहां से अमेरिका ऐसे ही नहीं लौटा था। जब उसके सैनिक मारे जाने लगे तो अमेरिका की जनता ने पूछा कि हमारे जवान बेटे दूसरे देश की धरती पर क्यों शहीद हो रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं वहां? तो अमेरिकी फौजें वापस आई थी। ईरान में भी ये नौबत अगर आ जाती
यद्यपि ईरान में सीधे अमेरिका अभी घुसकर वहां फौजी नहीं उतार दिए कि हवाई जहाज से, जंगी जहाजों से वहां फौज उतार दी गई हो, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो अड्डे हैं आसपास के, वहां तो अमेरिकी फौजों पर निशाना था, और वहां अगर फौजी मारे जाते तो डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ता, और मारे गए होंगे, जो जानकारियां हैं। सर एक कुवैत। ब्रेकिंग खबर आ रही है, एक जी ब्रेकिंग न्यूज आ रही जी है। जी। खामेनेई के मौत का तगड़ा बदला लेगा ईरान। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल पर हमले की बड़ी चेतावनी दे दी है। जिससे यह साफ हो गया कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई आईआरजीसी ने घोषणा की है कि वह इस्लामी गणराज्य के इतिहास का सबसे तीव्र और विनाशकारी सैन्य अभियान अब बस कुछ ही देर में शुरू करने जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मैंने भी सुबह ट्वीट किया था, उसमें लिखा है कि खमेनेई की मौत से ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इस तरह की जो सत्ताएं होती हैं वहां सारी तैयारी रहती है। जो देश हमेशा अमेरिका और इजराइल के निशाने पर रहता रहा है, वहां ऐसा संभव नहीं है कि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कल को, वैसे भी खमेनेई 86 साल के थे, मान लीजिए ये लड़ाई नहीं भी होती, प्राकृतिक कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से ही अगर उनकी मौत हो जाती, हार्ट अटैक आ जाता, तब भी तो कोई ना कोई सेकंड इन कमान देश का मुखिया बनता ही, कोई ना कोई तो कमान संभालता। वो तैयारी उनकी पहले से थी, और उसमें भी पिछले 1.5-2 साल से जो लड़ाई चल रही थी, इजराइल पर पहले भी पिछले साल ईरान ने हमला किया था, जवाबी हमला। पहले इजराइल ने हमला किया था तेहरान पर, फिर उन्होंने तबाही मचा दी थी। तो ये तैयारी तो उनकी थी। इसलिए आईआरजीसी ने जो ऐलान किया है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने, वो भी तय था। और अब आशंका और ज्यादा है कि अयतुल्ला अली खमेनेई तो थोड़ा और गंभीर, धीर गंभीर नेता थे। अब हो सकता है कोई ऐसा सिरफिरा फौजी टाइप का, खमेनेई तो धर्मगुरु थे, फौजी नेता नहीं थे उस तरह के। अब कोई ऐसा सिरफिरा फौजी जनरल अगर इस कमान को संभाल लेगा, वहां की सत्ता का मुखिया बन जाएगा, तो लड़ाई और भीषण हो सकती है। और मैं इस आशंका को फिर दोहराना चाहता हूं कि सैन्य शक्ति में ईरान किसी से कम नहीं है। और अभी एक चीज और बाकी है, रूस, उत्तर कोरिया, चीन, इन 3 देशों ने अब तक ईरान का उस तरह खुलकर साथ नहीं दिया है, जबकि ये परंपरागत मित्र हैं उनके। मित्र तो हम भी हैं ईरान के, पर हमारी आज की तारीख में कोई हैसियत नहीं है। हम तो अभी इजराइल में होकर आए, क्यों गए थे कुछ पता नहीं है। जिस दिन लौटे उसके अगले दिन लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि लड़ाई शुरू होने वाली है, तो भारतीय वहां से समय रहते निकल आए। कोई एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी नहीं की। अब भी इतने सारे लोग फंसे हुए हैं खाड़ी देशों में, दुबई में न जाने कितने लोग फंसे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के एक पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में दुबई हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं लोग। सरकार की तरफ से कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा कि इन खाड़ी देशों में से भारतीयों को निकालना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब ये लड़ाई और तेज हो सकती है। अगर रूस ने, चीन ने, उत्तर कोरिया ने मदद की, तो फिर लंबी भी चल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध, ये लड़ाई बेहद चिंताजनक संकेत है। सबसे ज्यादा हैरानी और चिंता की बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह तानाशाह बनकर, एक साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शासक बनकर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। एक तरफ टैरिफ के नाम पर हंटर चला रखा है उसने, और दूसरी तरफ इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण, उसे जेल में डाल देना, और अब ईरान पर हमला। और ये हमला पूरी तरह बेवजह है, इसका कोई कारण नहीं था, कोई सीधी लड़ाई नहीं थी। तो अभी ये लड़ाई आगे चल सकती है, और आईआरजीसी ने जो कहा है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जी।
सर अभी लगातार खामेनेई और उन सब को लेकर खामेनेई की अच्छाइयां बुराइयां सोशल मीडिया में अब सब आएंगी, लेकिन 36 साल शासन करने के बाद आज खामनेई का अध्याय समाप्त हो गया। अब इस अध्याय को अगला कौन हिट करेगा अभी नहीं तय, लेकिन सेना ने खुलेआम चेतावनी अमेरिका और इजराइल को दे दी है। अब इस चेतावनी के बाद इसमें जो सबसे अधिक नुकसान हुआ वो दुबई का हुआ है। ईरान अमेरिका संघर्ष में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान दुबई का हुआ है। एक सुरक्षित टकराव से दूर जगह के रूप में मिली छवि को ये गहरा धक्का लगा है जो दुबई में नुकसान हुआ है। लेकिन क्या इस लड़ाई का अंत हो जाएगा? खामेनेई की मौत अब इस लड़ाई का अंत कर देगी? ईरान में एक नया अफगानिस्तान जन्म ले लेगा? देखिए, इसका खामियाजा अकेले दुबई ने नहीं भुगता, अबू धाबी में भी बड़ा नुकसान हुआ है। जहां अमरीकी अड्डे हैं इन खाड़ी देशों में, उनके आसपास जो स्थानीय लोग रहते हैं, कल से वे भागना शुरू कर चुके थे। कई ऐसे वीडियो सामने आए थे कि जहां अमरीकी फौजी रहते थे, उनकी कॉलोनियां है, नेवल बेस जो है बहरीन का, उस पर भी बड़ा हमला किया था। 5वां फ्लीट वहां रहता है, उसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की नौसेना का, उस पर भी मिसाइलें गिराई थी ईरान ने। तो वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं वो अमरीकी अड्डे होने से पहले से ही खफा रहते थे। कई जगह तो जश्न देखा गया खाड़ी देशों में कि जहां अमरीकी अड्डे पर मिसाइल गिरी ईरान की, वहां लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन आपने ये जो सवाल पूछा है, क्या एक नया अफगानिस्तान हो सकता है ईरान, मुझे इसकी संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि अगर अमेरिका ने वहां अपनी फौजें उतार दी, अगर वहां पर सीधी लड़ाई, जमीनी लड़ाई शुरू हुई। देखिए, अभी तक सारी लड़ाई हवाई लड़ाई, हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलों से, ड्रोन से, ऊपर से हवा में आकर आप बम बरसाकर लौट जा रहे हैं, दूर से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से। लेकिन किसी भी युद्ध में निर्णायक विजय तब होती है जब आप जमीन पर किसी देश पर झंडा अपना फहरा देते हैं, और उसके लिए अमेरिका की फौजों को या इजराइल की फौजों को ईरान की धरती पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद जो लड़ाई शुरू होगी गलियों में, सड़कों पर, शहरों में, हाईवेज पर, उससे पार पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। वो लड़ाई लंबी चल सकती है। जैसे तालिबान ने पहले रूस के दांत खट्टे किए, फिर अमेरिका के दांत खट्टे किए, और अंततः इतिहास गवाह है कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतों को तालिबान ने बोरिया बिस्तर गोल करके घर लौटने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका तो अपना माल असबाब, हथियार, टैंक, जीपें सब छोड़कर भागे अफगानिस्तान से गुड बाय करते हुए। तो ईरान तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अफगानिस्तान और ईरान में 2 फर्क हैं। अफगानिस्तान के जो तालिबानी थे हैं वो उस तरह के शिक्षित और वैज्ञानिक सोच वाले नहीं थे। हम अपनी बात का समापन यहां से करेंगे कि अली खमेनेई कट्टरपंथी धार्मिक नेता जरूर थे, लेकिन उनकी वैज्ञानिक सोच का अगर कोई सबूत देखना हो तो एक छोटे बच्चे के साथ उनके संवाद को देखिएगा, ट्विटर पर बहुत वायरल है। एक छोटे बच्चे ने उनसे कहा कि मैं शहीद होना चाहता हूं, शहीद बनना चाहता हूं। तो उन्होंने उससे कहा कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, पहले पढ़ो लिखो, फिर वैज्ञानिक बनो, फिर देश के लिए कुछ काम करो, उसके बाद जब बुजुर्ग हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, तब मौत के बारे में सोचना। ऐसा साइंटिफिक टेम्पर एक छोटे बच्चे से वे कह रहे हैं पढ़ो लिखो और वैज्ञानिक बनो। ईरान के वैज्ञानिकों की ताकत को कम करके नहीं आंक सकते। अफगानिस्तान और ईरान में यही तो फर्क है। अफगानिस्तान में कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं नहीं थी कि वहां परमाणु परीक्षण चल रहे थे, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वहां वैज्ञानिक काम कर रहे थे, या इतने आधुनिकतम ड्रोन और हथियार विकसित कर रखे थे। वहां तो कबीलाई लड़ाई लड़ रहे थे तालिबानी। यहां लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक से एक आधुनिक हथियार हैं ईरान के पास, ड्रोन है, ड्रोन की आधुनिकतम प्रणाली वाली प्रणाली है उनके पास। एक बड़ी खबर भी कल से चल रही है, पता नहीं कितनी सच है,
अमेरिका का एक भीम का अति आधुनिक ड्रोन 2 दिन पहले गायब हो गया इसी क्षेत्र से, उसका संपर्क टूट गया। उसके बाद आज तक पता नहीं है वो कहां चला गया। ईरान ने उसको मार गिराया या उसके कंट्रोलिंग को हैक करके अपने इशारे पर अपने उतार लिया उसे। आप कल्पना कीजिए कितनी जबरदस्त वैज्ञानिक फतेह है, जीत है कि अमेरिका के बड़े ड्रोन को, पायलट रहित होता है वो, उसको अपने हाथ में उसको कंट्रोल लेकर उसके पूरे सिस्टम को हैक करके उसको कहा कि तुम यहां उतर जाओ हमारे आंगन में। आप कल्पना कीजिए, और वहां कहीं पता नहीं कहां छुपा के उसको रख लिया है। तो इसलिए आपकी आशंका बिल्कुल सही है, अमेरिका के लिए एक नया अफगानिस्तान हो सकता है ईरान। जी सर, एक घटना कल हुई थी जिसमें पहले 35 बच्ची, फिर 50 बच्ची, अब खबर है कि 108 पिक्चर बच्ची, मृतक बच्चियों की अब संख्या 108 हो गई है। बहुत दर्दनाक घटना है। और साथ में यह भी खबर है कि इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब ने भी अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए बार बार फोन किए, बार बार कहा। आखिर ये आपसी द्वंद्व समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सत्ता सल्तनत का द्वंद्व है? देखिए, जहां तक बच्चियों की मौत का सवाल है, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। बेकसूर लड़कियां, विद्या छात्राएं जंग के मैदान में शहीद हो जाएं, ये इंसानियत की हत्या है, इंसानियत का कत्ल है। और ये पहली बार नहीं है। जब से इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ अभियान चला रखा है, 72,000 लोग मारे जा चुके हैं, और इनमें बहुत बड़ी संख्या मासूम बच्चों की है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ईरान में 108 बच्चियों की मौत के ऐसे गुनहगार हैं कि कुदरत भी उन्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई आगे चलकर और तेज हो सकती है। जहां तक सवाल आपने सऊदी अरब का, बाकी अरब देशों का, खाड़ी देशों का किया है, ये सारे देश पहले से ही अमेरिका के पिट्ठू हैं, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। एक भी ऐसा अरब देश नहीं है जो अमेरिका का पक्षधर न हो। इन सब लोगों की आपसी स्पर्धा क्या है, इनका सीधे ईरान से क्या लेना देना है, अब ये अतीत की बातें हो गई। लेकिन इस वक्त ईरान का साथ न देकर, दे भी नहीं सकते थे, उनमें से किसी की दम नहीं थी कि वे ईरान का साथ देते, क्योंकि वे तो एक तरह से अमेरिका की कॉलोनी हैं, उपनिवेश हैं। अमेरिका जैसा चाहता है वैसा दोहन करता है उनका, क्योंकि उन सबके पास तेल के कुएं हैं, पर्यटन का पैसा है, फौजी ताकत नहीं है। इन देशों के पास, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, जो भी उसके हिस्से हैं, इनके पास कोई ऐसी फौजें थोड़ी है किसी से लड़ सकें। उनके यहाँ तो फौजें अमेरिका की तैनात रहती हैं, वे उनकी हिफाजत करती हैं। ईरान से उनकी चिंता, उनका डर यह रहता था कि ईरान अपने आप में इतना संप्रभु देश था कि वो इजराइल और अमेरिका का शत्रु था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन बना लिया उन्होंने। तो ये लड़ाई चलिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है और आगे चलने वाली है। जी चलिए सर, बिल्कुल। सर्वोच्च नेता खामेनेई की शहादत इस्लाम रिपब्लिक के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनकी जगह कोई लेगा, कैसे लेगा? पर यह सवाल भी है कि वरिष्ठ नेताओं में, सीनियर लीडर्स में कितने लोग अब तक मारे गए, ये सवाल भी बना हुआ है। साथ ही ये भी सवाल है अब तक कितने उसके बाद मारे जा सकते हैं। डिफेंस कोर में भी कुछ वरिष्ठ लोगों की, सीनियर लोगों की मौत की खबरें हैं। ईरान के खिलाफ न केवल अमेरिका और इजराइल है, बल्कि पश्चिम एशिया के कई देश भी सीधे या छुपे तौर पर अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। यूरोपीय संघ और नाटो का साथ भी है। ऐसे में इस्लामिक रिपब्लिक के अस्तित्व पर भारी खतरा है। इसलिए ईरान अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। इसके अलावा ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि इस्लामिक रिपब्लिक बचा रह जाता है तो अगले सुप्रीम लीडर के पास खामनेई के उस फतवे को बदलने का मौका होगा जिसमें परमाणु हथियार या विध्वंसक हथियार बनाने की मनाही को लेकर यह जंग मुकाम पर जा रही थी। बड़ा सवाल यह है, क्या अब ईरान पर अमेरिका या इजराइल कब्जा कर पाएगा?
या फिर वहां की सेना और वहां की मिलिट्री इस जंग को बदलेगी, क्योंकि करो मरो की स्थिति बन चुकी है। जिस तरीके से वहां के पुराने प्रिंस मैदान में आ गए हैं, वो कहने लगे कि ईरान को अब शांति चाहिए। अब देखते हैं, कुछ समय में ही सब स्थिति साफ हो जाएगी कि झगड़ा बढ़ेगा, लड़ाई बंद होगी। तब तक का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राकेश सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।